हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी इको 14 का, यानी कि अकाउंटेंसी 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के, और साथ ही साथ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी लेकर के आने वाली। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊं या उसके आंसर्स लेकर के आऊँ तो आपको वो जानकारी सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लें। तो चलिए एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके जितने भी डाउट हो उसे पूरा सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है, स्टेट द राइट्स ऑफ हायरर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। तो आपको हायरर के राइट्स को बताना है हायर परचेज एग्रीमेंट के अंतर्गत। उसी का बी में है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस बताने हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। तो शेयर और डिबेंचर के बीच का आपको डिफरेंसेस लिखना है। पर याद रखिएगा, आप जब भी डिफरेंसेस लिखें तो अगर आपके जितने भी टोटल मार्क्स के क्वेश्चन है, सपोज कीजिए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, अगर आपको 10 डिफरेंसेस आते हैं एटलीस्ट, तब आप नंबरिंग दे के 1 2 3 4 नंबरिंग दे करके आप डिफरेंसेस लिखें। पर अगर आपको टोटल 10 डिफरेंसेस नहीं आते हैं अगर, तो आप एक उसके जगह आप नंबरिंग मत कीजिएगा, नंबर 1 डिफरेंस, नंबर 2 डिफरेंस, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसकी जगह सिंपल से डॉट दे दीजिए या सर्कल बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर उस जगह पे नंबर बिल्कुल भी मत दीजिएगा। वरना चेक करने के टाइम पे ऐसा टीचर्स को लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा कि आपको ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आते हैं, आप इतने कम ही डिफरेंसेस लिखे, तो आपको उस हिसाब से कम मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जितना वर्ड लिमिट दिया गया उसी हिसाब से लिखे। वर्ड लिमिट्स को एक्सटेंड करने का, बढ़ाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना वर्ड लिमिट आप उस हिसाब से आंसर लिखिए, और कोशिश कीजिए टू द पॉइंट लिखे, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना लिखे। जो क्वेश्चन में पूछा गया आप सिर्फ उसका आंसर दीजिए, आप एक्स्ट्रा लिख करके पेज मत भरिएगा, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट है नंबर 2, एक्सप्लेन द रूल ऑफ गार्नर वर्सेज मर्रे विथ एग्जाम्पल। तो गार्नर वर्सेस मर्रे का क्या रूल है, गार्नर का क्या रूल है, मर्रे का क्या रूल है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। इनफैक्ट सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, आपको सिर्फ याद करना, सिर्फ पढ़ना है वो सारे आंसर को सिर्फ समझना है आपको, और कोई मेहनत नहीं करना है। नेक्स्ट है, सो हाउ अनरिलीज प्रॉफिट इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट इज वर्कड आउट एंड अकाउंटेड फॉर। तो आपको ये दिखाना है कि जो अनरिलीज प्रॉफिट होता है डिपार्टमेंटल अकाउंट में के केस में वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसका अकाउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स इशूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिस्क्राइब देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो आपको बताना है कि जो डिबेंचर है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी में कैसे इशू किया जाता है, मतलब जो इशू होता है, सॉरी, जो डिबेंचर इशू होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी में वो क्या होता है, उसके बारे में आपको इसका मीनिंग बताना है, उसका डेफिनेशन बताना है, और साथ ही साथ उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बताना है कि उसको अकाउंट्स में कैसे उसका होता है, आपको पूरा डिटेल उसके बारे में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग रेशियो एंड सो विद एग्जांपल एज टू हाउ विल दीज बी कंप्यूटेड। तो आपको बताना है कि कुछ रेशियोज है ये सारे, उसके बारे में आपको ये बताना है कि उसको किस पर्पस से कैलकुलेट किया जाता है, वो रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ एग्जांपल के साथ ये भी बताना है कि उसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन्स क्यों किया जाता है, मीन्स पर्पस क्या है, क्यों किया जाता है उसको कैलकुलेट, और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिर्फ ये 2 चीज़ बताना, उसके साथ आपको कुछ नहीं बताना है, लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला लिख देना है, जो फॉर्मूला होता है वो। सबसे पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड है प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड है टोटल डेप्थ रेशियो, और फोर्थ है क्विक रेशियो। तो ये सॉरी, इसके अलावा भी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो ये 6 रेशियोज है, 6
टॉप पॉइंट्स है, 6 वर्ड्स है जिसका आपको बताना है कि रेशियो का, कि उसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैलकुलेट करना, पूरा अच्छा से एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ उसका फार्मूला को भी एक अच्छी तरह से वो फार्मूला लिखना, उसके बाद फार्मूला के नीचे से उसको कैलकुलेट करना है, ना कि फार्मूला में ही आपको कैलकुलेट करना है। वैसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। पहले आपको लिखना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद में फिर फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद फिर उसका एग्जांपल दे करके आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है कि कैसे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इट। परचेज कंसिडरेशन होता क्या है और उसको कंप्यूट करने का यानी कि कैलकुलेट करने का कितना मेथड होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें क्या करना है, आपको मीनिंग बता रहे हैं, डेफिनेशन बता दीजिए, उसके अलावा जो मेथड्स है आप सारे मेथड्स को लाइन बाय लाइन लिखिए, ठीक है। उसके बाद में वो उस मेथड से कैसे होता है स्टेप थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताइए। मेथड्स का नाम लिखिए, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे कैसे उस मेथड में कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो लिमिटेशंस होता है उसको बताना है। उसके अलावा है, व्हाट आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एक्सप्लेन हाउ आर दे ट्रीटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ कंपनी, गिव एग्जांपल। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या है और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी कंपनी का, वो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। ये बात याद रखिएगा, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने बोल रहा है, कोई भी चीज़ डिस्कस करने बोल रहा है, कोई भी चीज़ डिस्क्राइब करने बोल रहा है, या फिर ये कैसे होता है, मीन्स कुछ भी इस टाइप का मीनिंग के अलावा, मीनिंग में भी कोशिश कीजिएगा कि आप एक एग्जांपल ज़रूर दें। आपसे कोई भी क्वेश्चन रहा है आप एग्जांपल ज़रूर दीजिएगा हर चीज़ का, चाहे वो डिफ्रेंशिएट हो, शॉर्ट नोट्स हो, मीनिंग हो, डिस्कस हो, कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। चाहे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देने के लिए बोला गया हो या नहीं बोला गया हो, एग्जाम्पल ज़रूर एक दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके कि आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है और आप उस टॉपिक को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप उस टॉपिक के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं कि आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो मेरे बताए हुए सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सुनिए, मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ, कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ अच्छे मार्क्स स्कोर करने के, वो सारी बातें को भी आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिए और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल एज टू हाउ वुड यू ट्रीट द गुड्स possessed in the books of vendor when a hire purchase customer commits default in payment of installment। तो आपको एग्जाम्पल के साथ ये बताना है कि जो गुड्स प्रोसेस्ड होता है रिपोजेस्ड होता है बुक्स ऑफ वेंडर में, उसको कैसे ट्रीट किया जाता है जब कोई हायर परचेज कस्टमर जो है, जो पेमेंट होता है इंस्टॉलमेंट का, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट कमिट कर दे, कोई गड़बड़ उसमें कर दे तो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ब्रांच स्टॉक अकाउंट्स हेल्प इन कीपिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द ब्रांच स्टॉक। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट कैसे इफेक्टिव कंट्रोल रखता है ब्रांच स्टॉक पे। इसमें भी आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप एग्जांपल दे दे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कीजिए तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स गेन करने के। नेक्स्ट है, इलस्ट्रेट हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन date of drawings are not specified and when a fixed amount is drawn at regular intervals। तो आपको ये इलस्ट्रेट करना है कि जो ड्राइंग्स है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए जब डेट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है तब, और साथ ही साथ जब कोई फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन होता है एक रेगुलर इंटरवल में, मीन्स हर शॉर्ट टाइम में, सपोज कीजिए हर 3 मंथ्स में कुछ अमाउंट ड्रॉ हुआ है, तो उस टाइम में कैसे होता है और उस टाइम पे कैसे होता है जब ड्राइंग्स का रेट स्पेसिफाइड नहीं होता, मीन्स कभी 1 मंथ में निकल रहा है, कभी 2 मंथ में, कभी 5 मंथ्स में, मीन्स जब स्पेसिफाइड नहीं होता है तो कैसे होता है। तो आपको इसमें भी आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंसेस देना है, पर मेरी बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। डिफरेंसेस कैसे लिखना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको ठीक उसी तरह से डिफरेंसेस लिखना है। आपको ये क्वेश्चन डिफरेंस के साथ साथ आपको इस क्वेश्चन से आप
हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का मीनिंग भी आप लोग रेडी कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस है। आप डिफरेंस याद करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप हायर परचेज सिस्टम के बारे में भी पूरी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, और साथ ही साथ इसके जो अकाउंट्स जो बनते हैं उसके बारे में, जो टेबल बनता है उसके बारे में भी आपको इस डिफ्रेंशिएट से आपको पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी। तो सिर्फ डिफ्रेंशिएट उस हिसाब से आप करिएगा कि आपको अगर मीनिंग भी दे अगर हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का, तो भी आप उसका लिख सकें, और साथ ही साथ अगर आपको टेबल बनाने बोले या कुछ मैथ का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे, तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सके एक्सप्लेनेशन के साथ। मीन्स अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अगर एक्सप्लेनेशन भी कोई चीज़ का देना, तो वो भी आप इजीली कर सकें। आप उस हिसाब से अपना तैयारी करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, वाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज नीडेड? What are the different ways of creating joint life policy in accounts? तो joint life policy क्यों ज़रूरत क्यों पड़ता है, और कितने अलग अलग तरीक़ों से joint life policy को ट्रीट किया जा सकता है अकाउंट्स में। तो ये था 10 क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इको 10 का। आप इसके बारे में अच्छी तरह से, अगर आपके पास आंसर्स है, आप इसके बारे में आंसर आपको पता है, आप प्रिपेयर करके रख चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसके बारे में आंसर वो जो भी आपके पास है आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो डोंट वरी, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर दूंगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिल सके, वो भी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सके। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोज़ बना सकूँ आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प कर सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।